सो हे गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एसएस एफर्ट में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी तक हम लोगों ने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 अच्छे से कंप्लीट कर ली है। मतलब यूनिट 2 जो हमारा एचटीएमएल था, जिस जैसे कि आपको पता है कि इसके अंदर पूरा पूरा स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट कर रहे थे। तो इसके अंदर जितने भी टैग थे हम लोगों ने सब कुछ कंप्लीट कर लिए हैं। इवन हमारा जो फॉर्म टैग बच रहा था, फॉर्म टैग भी कंप्लीट कर लिया है। लेकिन इसमें दो चीज़ आपके लिए बच जाती है। सबसे पहले जो टैग है वो है ड्यू टैग और दूसरा होता है स्पैन टैग। तो इन्हें मैंने एचटीएमएल के यूनिट 2 के अंदर डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि इनका जो बात आएगी इसमें जो टैग का जो हम यूज करेंगे वो अपने यूनिट 3 के अंदर करेंगे, जिसका नाम है सीएसएस। क्या नाम है? सीएसएस। तो सीएसएस के अंदर हम क्या करने वाले हैं, ड्यू टैग और उसका स्पैन टैग के बारे में बात करने वाले हैं, और जो कि हमारा ये है पार्ट 1। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले व्हाट इज सीएसएस, सीएसएस रियल में है क्या, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर बाद में टाइप्स ऑफ सीएसएस, कितने प्रकार की सीएसएस से कितने प्रकार से सीएसएस को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वेब पेज के अंदर, है ना। तीसरा आ जाता है फीचर्स ऑफ सीएसएस, इसके क्या क्या फीचर है, कौन कौन से फीचर हमें देती है सीएसएस। फिर एप्लीकेशन ऑफ सीएसएस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीएसएस, और एचटीएमएल और सीएसएस में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो सीएसएस है वो रियल में है क्या। एचटीएमएल तो हमें पता है कि जिस तरह से घर का स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, सेम वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट डिजाइन करने से पहले क्या करते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। उसके बाद हम उस पर क्या करते हैं, कुछ डेंटिंग पेंटिंग, मतलब जिससे हमारा घर और अट्रैक्टिव लग सके, कुछ कलरिंग वगैरह कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, सब चीज़ ईच एंड एवरी पॉइंट, जिससे हमें अट्रैक्शन कुछ प्रोवाइड अट्रैक्शन हो सके उस घर से, है ना। तो सेम ऐसी वेबसाइट से अट्रैक्ट में ऐसी कुछ वेबसाइट बनाना होता है हमें कि जो यूजर को अट्रैक्ट कर सके। ऐसा नहीं कि मतलब कोई उसकी कलरिंग नहीं है तो कोई अट्रैक्शन, मतलब यूजर जो उसमें विजिट करेगा तो उसे ज़्यादातर विजिट करेगा ही नहीं, क्योंकि हमें जो भी जितना दिखावा है वो सबको बहुत अच्छा लगता है ना। समझ पा रहे हो? तो ऐसी ही कुछ वेबसाइट हमें क्रिएट की जाती है, डिजाइन किया जाता है डिजाइनर के द्वारा, कि जिससे जो यूजर हैं उन्हें अट्रैक्टिव लग सके और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम तक अपना समय बिता सके उस वेबसाइट पर, जिससे वेबसाइट की रैंक अप हो सके, मतलब रैंक बढ़ सके, है ना। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने रेडी कर लिया है, लेकिन उसके बाद हमें क्या करना होगा, उसमें डेंटिंग पेंटिंग के लिए हमें क्या करना, अप्लाई करना होता है सीएसएस, जिसका नाम है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे दो पेज, एक सिंपल सा पेज आप लोगों को दिख रहा है, इसका हम नाम देंगे HTML। क्या है? HTML, मतलब इसमें कोई भी सजावट नहीं है। एकदम अच्छे से पॉइंट सारे समझेंगे, इसमें कोई भी सजावट नहीं है, कोई कलरिंग नहीं है। मतलब इसमें जो भी टेक्स्ट लिखे जाएंगे, जो भी पैराग्राफ लिखे जाएंगे, वो सारे का कलर ब्लैक ही रहेगा, कोई बैकग्राउंड नहीं रहेगा। मतलब कोई भी अट्रैक्शन वाली जो भी कलरिंग है या इमेज ऐसा कुछ समझें, तो वो चीज़ इसमें नहीं होने वाली है। सिंपल एचटीएमएल है, केवल स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दूसरा वाला जो पेज है, इसमें CSS इम्प्लीमेंट है। पहले तो HTML है ही प्लस CSS। कैसे कह सकते हैं CSS? क्योंकि इसकी कलरिंग हम लोगों ने कर दिया, जितने भी इसके लेआउट बने हैं सब में हमने कलर डाल दिया। तो ऐसे तो अभी एक तरह से देखें कि वेब पेज बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे क्या है, ये हमारा हेडर हो गया, ये नीचे हो गया फुटर हो गया, बीच हमारे क्या है, कंटेंट आ गया, एक चीज़ है यहाँ पे, दूसरा लेआउट ये चीज़ है। तो अलग अलग यहाँ पे लेआउट के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है, लेकिन ये HTML प्लस CSS के अकॉर्डिंग बना है। तो यहाँ पे आप लोग डिफरेंस एक तरह से देख सकते हैं कि HTML तो हमारा बिल्कुल सादा सिंपल है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। लेकिन जो CSS है वो क्या करती है, कलरिंग देती है, जिससे कि हमारी वेबसाइट क्या है, और भी अट्रैक्टिव लग सके। तो इसमें CSS जैसे ही HTML पे इम्प्लीमेंट होती है, तो यहाँ पे देखो कितना अट्रैक्टिव लग गया, है ना। समझ गए ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। HTML तो हम लोगों ने पढ़ लिया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTML प्लस CSS आज मतलब हम CSS इस पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। लेकिन इम्प्लीमेंट करने से पहले कुछ थ्योरी वाले पार्ट्स हैं, जिससे आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी थ्योरी पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा आप प्रेफर करते हैं कि सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट हो जाए, हमारे एग्जाम से रिलेटेड सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही हम ज़्यादा सीखेंगे। और ज़्यादा सीखने में क्या रखा है, बाद में कोई फ्यूचर में सीख लेंगे। लेकिन ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपको एक अपने टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ सीखते चले रहना है ना। क्योंकि जो आगे जो वेब डेवलपर आप बनोगे, तो ऐसे नहीं कि छोटा बहुत थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन से आप लोग बन जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें आएंगी, डिफिकल्टीज आएंगी, तो आपको वो सारी मतलब कि उन सब लड़ना पड़ेगा सारी डिफिकल्टी से। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो HTML पढ़ने वाला है, तो यहाँ पे बेसिक आपको इंट्रोडक्शन आपको पता चल गया कि HTML क्या करता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, और CSS क्या होता है, उसमें क्या होता है, कलरिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, जो भी सारी चीज़ मतलब जिससे वेबसाइट हमारी अट्रैक्टिव लगे, उसके लिए हम CSS को इम्प्लीमेंट करते हैं। सिंपल है ना। अभी इसके डेफिनेशन के बारे में समझेंगे सब कुछ।
और यहाँ पे देखिए एक चीज़ है, अक्सर स्टूडेंट्स आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है इसका मतलब क्या है। ये एचटीएमएल, इसका फुल फॉर्म तो हो गया एचटीएमएल, लेकिन इसका मतलब क्या है अभी मेरे माइंड में आया तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट, जो भी हमारा टेक्स्ट है उस पर होवर करो, जैसे यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट, उस पर होवर कर रहे हैं, होवर कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग बटन पे होवर कर रहे हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, या फिर जैसे अपने अकॉर्डिंग CSS इम्प्लीमेंट करते हैं वैसे हो जाता है। तो होवर करने के बाद उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट हो, या फिर होवर करने में जैसे कि लिंक के माध्यम से समझ सकते हैं। तो लिंक हमने कोई यहाँ पे बना दी, क्लिक लिंक, यहाँ पे एक लिंक बन गई, या फिर क्लिक मोर है ना, रीड मोर, ऐसे कुछ बटन बन गया, लिंक बन गई। तो उसमें जैसे हम क्लिक करते हैं दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं, या फिर पहले तो पॉइंटर हमारा कुछ ऐसा बना रहता है, लेकिन जैसे इस पे जाता है तो ऐसे कुछ बन जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही होवर करते हैं हाइपर टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर जैसे हाइपर करते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ माना जा सकता है कि टेक्स्ट के ऊपर हाइपर करना, उसमें टेक्स्ट में कुछ ना कुछ परिवर्तन होना, अपने पॉइंटर परिवर्तन को कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब पूरा ये होता है कि कुछ ना कुछ में परिवर्तन हो, हाइपर टेक्स्ट के ऊपर कुछ ना कुछ हाइपर करना, सिंपल सा है ना। तो ये था हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और यहाँ पे क्या है HTML CSS। अब यहाँ पे समझे कि CSS रियल में क्या है, तो डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं कि CSS हमारे क्या है, व्हाट इज CSS। तो CSS का पूरा नाम जो होता है, फुल फॉर्म होता है, वो है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये मैं भारी डिमांड के कारण हिंदी में लेके आया हूँ आपको टेक्स्ट, और बहुत सारे वेबसाइट से मतलब लाना पड़ता है सब चीज़। तो यहाँ पे क्या है, CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसे हम बोल सकते हैं CSS को। यह एक कंप्यूटर भाषा है, मतलब लैंग्वेज तो है ही भाई, लैंग्वेज हम पढ़ ही रहे हैं, तो CSS भी क्या है, एक तरह की लैंग्वेज है, जिसका इस्तेमाल, जिसका यूज वेबसाइट को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। सिंपल यहाँ से समझ सकते हैं आप लोग। तो मतलब कि जो CSS है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और यह भी एक भाषा है, यह एक लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम वेबसाइट को क्या करते हैं, सुंदर और आकर्षक बनाते हैं। CSS का यूज मतलब इस्तेमाल डिजाइनिंग के लिए किया जाता है। यह HTML वेबसाइट को बहुत ही ज़्यादा आकर्षक और सुंदर बना देता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया एक ओवरव्यू के फॉर्म में, सेम वैसी यहाँ पे थ्योरी है। आप लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम में ऐसे थ्योरी बहुत ही आसानी लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, है ना। इसका इस्तेमाल वेब डिजाइनर और प्रोग्रामर के द्वारा HTML वेबसाइट में कलर, फॉन्ट, एनिमेशन और साइज को डालने और बदलने के लिए किया जाता है। सिंपल है ना। तो एक तरह से हम लोगों ने क्या समझा, CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। यह एक भाषा है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, वेबसाइट को आकर्षक बनाने के लिए। CSS का इस्तेमाल डिजाइनिंग के लिए किया जाता है। यह HTML वेबसाइट को बहुत ही ज़्यादा आकर्षक और सुंदर बना देती है। इसका इस्तेमाल वेब डिजाइनर क्या करते हैं, प्रोग्रामर, और किसके काम के लिए करते हैं, वेबसाइट में कलर इंप्लीमेंट करने के लिए, फॉन्ट मतलब चेंज करने के लिए, एनिमेशन लगाने के लिए, और जो साइज का जो इंक्रीमेंट है या फिर डिक्रीमेंट है वो सब कुछ बदलने के लिए, चेंज करने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो ये सारे 3 पॉइंट थे यहाँ पे CSS के बारे में, और भी यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हैं, उन्हें भी समझते हैं। CSS का जो डेवलपर है, CSS का जो आविष्कार है किसके द्वारा हुआ, हैकॉन व्यू ली ने किया था। कब किया था, 1996, 1996 में सबसे पहले CSS का वर्जन बनाया गया था। HTML में CSS को 3 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन से तरीके हैं वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप फिर से बता सकते हैं। पहला है हमारा इनलाइन CSS, क्या है इनलाइन CSS। दूसरा हो गया इंटरनल CSS, और तीसरा है हमारा एक्सटर्नल CSS। तो हम जो वेब पेज में जब भी CSS इंप्लीमेंट करेंगे HTML के अंदर, तो 3 तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला इनलाइन, दूसरा इंटरनल, और तीसरा हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल CSS। मतलब 3 तरीके से हम अपने वेब पेज पे HTML के अंदर CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। CSS का इस्तेमाल HTML और जावा स्क्रिप्ट के साथ किया जा सकता है। इस भाषा को सीखना और समझना काफ़ी आसान होता है। मतलब आसान क्यों होता है, क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। जैसे टेक्स्ट में कौन कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है, टेक्स्ट को बोल्ड करना, टेक्स्ट को इटैलिक करना, टेक्स्ट के बीच में गैप करना, और टेक्स्ट के जो लाइन बनी है उनके बीच में गैप करना, और टेक्स्ट की अलग अलग साइज है, यहाँ पे उसका साइज इंक्रीमेंट कर लेना। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टी को डायरेक्ट हमें याद करना पड़ता है। याद कैसे होगा, जब जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे हमें सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो इसे सीखना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस प्रॉपर्टी का खेल है। अगर प्रॉपर्टी आपको याद आओगे तो टैग पे हम डायरेक्ट टैग को टारगेट करके वहाँ पे प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर देंगे, और सारी चीज़ें यहाँ पे आउटपुट के फॉर्म में हमारे चेंजेस दिखने लगेंगे। CSS के प्रयोग से वेबसाइट डेवलपर तथा यूजर्स आसानी से वेब पेज को अपनी सुविधा अनुसार मॉडिफाई कर सकते हैं। आजकल इस्तेमाल किए जाने वाले सभी ब्राउज़र CSS को सपोर्ट करते हैं।
तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे CSS। अगर आपसे पूछा जाता है कि CSS रियल में है क्या, तो ये इन पॉइंट के माध्यम से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं CSS को। इसके बाद टाइप ऑफ CSS। टाइप्स ऑफ CSS मतलब यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ CSS नहीं है, इसका मतलब क्या है कि कितने प्रकार से हम CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने HTML के अंदर। तो सबसे पहले क्या है, जैसे कि अभी आप लोगों ने पढ़ा, इनलाइन CSS। दूसरा क्या है हमारा, इंटरनल CSS। तीसरा हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल CSS। अभी हम इन सबका एग्जाम्पल देखेंगे एक करके, फिर जो यहाँ पे पार्ट 2 आने वाला है वहाँ पे इन चीज़ों को रियल में प्रैक्टिकल जिस तरह से हम HTML को पूरा प्रैक्टिकल करके देखे हैं, सेम ऐसे ही HTML के अंदर मैं CSS को इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हम वेब पेज को बनाने वाले हैं, है ना। तो बहुत जल्दी हम सब कुछ पार्ट 2 पे करने वाले हैं, लेकिन अभी यहाँ पे बस आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, चीज़ों को समझा रहा हूँ कि रियल में सारी चीज़ें होती क्या हैं, किस तरह से हम CSS को इम्प्लीमेंट करते हैं और क्या इसका सिंटैक्स है, बस वही सारी चीज़ें। तो हमें CSS को कितने प्रकार से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, 3 प्रकार से, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है कि इनलाइन CSS का मतलब क्या है। तो इनलाइन CSS का इस्तेमाल HTML टैग के अंदर ही किया जाता है, HTML टैग के अंदर। अब यहाँ पे बोल रहा हूँ HTML टैग के अंदर, तो टैग आपको पता है लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर ही पूरा तो टैग बनता है सबको मिला के। तो इस टैग के अंदर ही जब हम किसी CSS का यूज करेंगे उसे बोलते हैं इनलाइन CSS। क्या बोलते हैं, इनलाइन CSS। लेकिन इसके लिए हमें स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ता है। क्या करते हैं, इसके लिए हमें स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ता है। मैंने एट्रीब्यूट आपको लोगों को बताया था कि जब किसी टैग के अंदर एडिशनल प्रॉपर्टी आ जाए तो उसे हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो यहाँ टैग के अंदर हम CSS को इम्प्लीमेंट करेंगे तो इनलाइन CSS कहलाएगी, लेकिन इसके लिए हमें स्टाइल प्रॉपर्टी का, एट्रीब्यूट का यूज करना होगा। उदाहरण के लिए अगर हम किसी पैराग्राफ के कलर को लाल, मतलब जो पैराग्राफ है उसका कलर रेड करना चाहते हैं, तो हमें नीचे दिए गए कोड को अप्लाई करना होगा। किस तरह से, सबसे पहले यहाँ पे देखो पी टैग यहाँ पे बना हुआ है, पी टैग है, एंगल ब्रैकेट के अंदर पी टैग बना हुआ है। इसके बाद पी टैग क्लोज कहाँ पे है, यहाँ पे, और फिर यहाँ पे देखो लेस देन का साइन तो है, लेकिन ग्रेटर देन कहाँ पे, यहाँ पे। सबको विजुअल हो पा रहा है ना। लेकिन अब यहाँ पे देखो लिखा है पैराग्राफ के अंदर दिस इज अ पैराग्राफ। क्या लिखा है, दिस इज अ पैराग्राफ, इतना लिखा हुआ है। लेकिन अब देखेंगे, आप इसी टैग के अंदर एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ये देखिए प्रॉपर्टी लिखी हुई है, जिसमें सबसे पहले क्या लिखा है, स्टाइल। तो यहाँ पे बताया गया था जब भी हम CSS को इनलाइन तरीके से यूज करेंगे तो उसके लिए स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करना होगा। तो सबसे पहले देखो इसी टैग के अंदर क्या लिखा है, स्टाइल इक्वल टू लगा के डबल कोट्स के अंदर लिखा है कलर रेड। अब यहाँ पे देखो बीच में जो प्रॉपर्टी है ये है कलर रेड। यही प्रॉपर्टी होती है अलग अलग काम करने के लिए, इन्हीं प्रॉपर्टी को हमें याद करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कलर लगा है, कॉलन लगा है, फिर रेड, फिर बाद में सेमी कॉलन। और सेमी कॉलन का मतलब क्या है, वहाँ से टेक्स्ट खत्म हो गया, जैसे कि हिंदी में होता है पूर्ण विराम, इंग्लिश में होता है फुल स्टॉप, और यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग है इससे लाइन जब अंत होती है तो यहाँ पे हमें सेमी कॉलन लगाना होता है। तो यहाँ पे जो इनलाइन CSS होती है, तो इनलाइन CSS को किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, किसी भी टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट के हेल्प से हम प्रॉपर्टी को अपने इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसका क्या होगा, कलर रेड हो जाएगा इस पैराग्राफ को। जब भी अब इसका आउटपुट आएगा, दिस इज अ पैराग्राफ जो लिखा होगा आउटपुट में, उसका जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉपर्टी दे दी है कलर रेड। किस तरह से होगा हम पार्ट 2 में प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हो गया इनलाइन CSS। आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ गए होंगे कि इनलाइन CSS जो होती है किस तरह से इंप्लीमेंट होती है। अब दूसरा यहाँ पे आ जाता है इंटरनल CSS। क्या होती है, इंटरनल CSS। इंटरनल CSS के अंदर क्या होता है, इंटरनल CSS लिखने के लिए हमें स्टाइल टैग को क्रिएट करना पड़ता है। अब यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट यूज हो रहा था, स्टाइल एट्रीब्यूट मतलब किसी टैग के अंदर स्टाइल यूज होगा, समझ पा रहे हैं ना, तो एट्रीब्यूट हम बोल दिया इनलाइन के अंदर। लेकिन यहाँ पे इंटरनल CSS लिखने के लिए हमें स्टाइल टैग, मतलब स्टाइल टैग एक बनाना पड़ेगा, टैग को क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि बिना स्टाइल टैग के इंटरनल CSS नहीं लिख सकते हैं। हमें स्टाइल टैग को हेड टैग के अंदर लिखना होगा। कहाँ पे, हेड टैग के अंदर। अब आपको पता चल गया हेड टैग भी आप लोग स्ट्रक्चर में HTML के अंदर बनाए थे, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हमें इनलाइन CSS यूज नहीं करना है, हमें यूज करना है इंटरनल CSS। कौन सी, इंटरनल CSS। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक स्टाइल टैग बनाना होगा। कहाँ पे, हेड टैग के अंदर। कहाँ पे, हेड टैग के अंदर। किस तरह से, यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं। सबसे पहले ये वाला स्ट्रक्चर आप लोग देखे ही थे,
कोई दिक्कत नहीं है, HTML से देख लिए थे, हेड टैग देख लिए थे। अब हेड टैग के अंदर यहाँ पे बताया गया कि स्टाइल टैग को इम्प्लीमेंट करना होगा। तो हेड टैग के अंदर देखेंगे ये एक नया टैग आ गया स्टाइल टैग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस वाले पे स्टाइल इक्वल टू कलर रेड लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे देखो अंतर डिफरेंस देखना, यहाँ पे मैं बॉडी का कलर अगर चेंज करना है, इससे लास्ट वाले लेक्चर में मैंने HTML जो पढ़ा रहा था वहाँ पे, तो HTML के लेक्चर में देखेंगे तो मैंने बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज किया था। वहाँ पे बॉडी टैग के अंदर मैंने क्या कर दिया था, बीजी कलर इक्वल टू मैंने क्या कर दिया था, उसका कुछ कलर दे दिया था अपने अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे बॉडी को टारगेट करना चाहते हो तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जिस किसी टैग पे परिवर्तन करना चाहते हैं तो उस टैग को हमें टारगेट करना होता है। यहाँ पे देखो टारगेट करने का तरीका, हमें बॉडी पे चेंज करना चाहते हैं तो स्टाइल टैग हमने बनाया, ये हो गया स्टाइल टैग ओपनिंग और स्टाइल टैग यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, मतलब क्लोजिंग हेड के ऊपर हमारा स्टाइल टैग क्लोज हो गया। लेकिन अब हम चाहते हैं बॉडी के अंदर हमें बदलाव करना है, तो यहाँ पे हमने बॉडी टैग है यहाँ पे, तो बॉडी को हमने डायरेक्ट लिख दिया और जब भी इसकी प्रॉपर्टी लिखी जाती है इंटरनल CSS के अंदर तो करली ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है। तो यहाँ पे बॉडी टैग बनाए, ये बॉडी प्रॉपर्टी यहाँ से उठाए और इसे टैग के अंदर नहीं लिखना है, एंगल ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना है, बॉडी लिखना है, फिर करली ब्रैकेट लगाना है, करली ब्रैकेट कंपलसरी है, फिर यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी हम रखना चाहते हैं वो प्रॉपर्टी आपको लिखना होगा। ये प्रॉपर्टी मैं सबको आपको लिखवाऊंगा, इन्हें आपको पढ़ना होगा, याद करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बॉडी का हम बैकग्राउंड कलर क्या करना चाहते हैं, ब्लू, तो बैकग्राउंड कलर हम लोगों ने लिखा और ब्लू कर दिया, तो इसका जो भी आउटपुट आएगा उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अब यहाँ पे H1 भी यूज हुआ है, देखो तो बॉडी का कलर तो हमने ब्लू कर दिया बैकग्राउंड, अब यहाँ पे H1 भी यूज हुआ है, P भी यूज हुआ है। तो यहाँ पे देखो H1, अब H1 को टारगेट करना है तो H1 यहाँ पे लिखे और करली ब्रैकेट स्टार्ट किया यहाँ से और करली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज है, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉपर्टी लिख दी है, इसका कलर क्या हो जाए, कलर रेड हो जाए, मार्जिन लेफ्ट 40 पिक्सल 40 पिक्सल हो जाए। अभी मार्जिन लेफ्ट क्या होता है इसके बारे में बाद में बताऊंगा आप लोगों को, बस यहाँ पे कलर रेड जो आपको पहले से पता है वो चीज़ यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जिस किसी भी टैग पे हम कुछ CSS इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उस टैग को हमें टारगेट करना होगा कि कहाँ पे, स्टाइल टैग के अंदर, और स्टाइल टैग कहाँ पे रहेगा, हेड टैग के अंदर। तो ये चीज़ आपको इंटरनल CSS पे ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसानी वे में, ईजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट जो आ जाता है वो है एक्सटर्नल CSS। क्या है एक्सटर्नल CSS, तो इनलाइन हम लोगों ने सीख लिया, इनलाइन टैग के अंदर इंटरनल क्लोजिंग हेड, मतलब हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग की हेल्प से वहाँ पे प्रॉपर्टी सबको टैग के ऊपर टारगेट करके प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जो आ जाता है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में क्या होता है कि जिस तरह से अलग फाइल बनती थी हमारी .html की, सेम ऐसी हमें क्या बनाना होगा, एक .css की फाइल बनाने होंगे और जो .css की फाइल है उसे लिंक करना होगा अपने HTML के फाइल में। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे थ्योरी बेस में समझेंगे। एक्सटर्नल CSS लिखने के लिए हमें अलग से एक फाइल क्रिएट करना पड़ता है, और जब भी एक्सटर्नल CSS की फाइल क्रिएट करते हैं तो CSS फाइल का एक्सटेंशन .css देना होता है। हम HTML में क्या करते थे, .html देते थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना होगा, .css देना होगा। एक्सटर्नल स्टाइल शीट से आपको बार बार CSS कोड लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, आप एक ही CSS फाइल को कई HTML फाइल से लिंक कर सकते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट से आपको बार बार CSS कोड लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, आप एक ही CSS फाइल को कई बार अपने फाइल में लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे 2 बार ये रिपीट हो चुका है। तो एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई कि हम एक HTML की फाइल तो क्रिएट करेंगे, साथ में एक CSS की अलग से फाइल क्रिएट करेंगे। अब सारा कोड जो है CSS की फाइल पे हम लिखेंगे, अब यहाँ पे मिक्सअप नहीं करेंगे। तो 3 तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो आपको सुविधा के अकॉर्डिंग सही लगे वो टाइप आपका CSS का अपना यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं मोस्टली जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो एक्सटर्नल CSS ही यूज करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि HTML के अंदर CSS को हम ऐसे मिक्स कर दे तो सब खिचड़ी जैसे पक जाए, तो CSS की हम अलग ही फाइल बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सब लोग समझ गए हैं कि किस तरह से यहाँ पे काम होता है एक्सटर्नल CSS के। तो मतलब अलग से फाइल बनेगी, इसका एक्सटेंशन .css देंगे और नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। अब इसे लिंक करने का एक तरीका होता है HTML के अंदर। देखो ये चीज़ तो हमारा लिखा सबसे पहले सबको पता ही है, हेड टैग। अब यहाँ पे एक CSS की जो फाइल बनेगी उसका नाम मान लो हमने रख दिया एक्सटर्नल स्टाइल .css। क्या रख दिया, एक्सटर्नल स्टाइल .css। ये हम लोगों ने CSS की फाइल का रख दिया नाम। अब यहाँ पे उस फाइल का नाम कैसे लिंक करेंगे, तो वो वाली फाइल को लिंक करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, ये टैग होता है लिंक टैग। क्या होता है, लिंक टैग। आपको विजुअल हो पा रहा होगा यो, हाँ, तो लिंक टैग। और यहाँ पे REL इक्वल टू स्टाइल शीट, तो ये लिखना हमें कंपलसरी है, इसे लिखना कंपलसरी है, नहीं तो एरर आ जाएगी, वो लिंक नहीं होगी CSS। तो लिंक लिखना है कहाँ पे, क्लोजिंग हेड के ऊपर, जहाँ पे हेड टैग क्लोज होता है उसके जस्ट ऊपर
तो लिंक REL इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर स्टाइल शीट लिखना है, फिर यहाँ पे हाइपर रेफरेंस देना है HREF, कहाँ का, जहाँ जो हमारी फाइल का नाम है वही यहाँ पे फाइल का नाम डबल कोट्स में आपको रखना होगा बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी तो लिखनी है HTML की, लेकिन जो CSS में बदलाव होगा इस वाली फाइल पे जाके आपको CSS में प्रॉपर्टी लिखनी होगी। किस तरह से लिखेंगे ईच एंड एवरी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इन तीनों में डिफरेंस की अगर बात करें तो इस तरह से आप लोग डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। देख सकते हैं किस तरह से क्या कैसा डिफरेंस है तीनों के अंदर। आपको जो भी अच्छा लगे वही यहाँ पे टाइप फॉलो कर सकते हैं, या फिर तीनों को एक साथ अलग अलग टैग पे यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। 3 तरीके से हमारे पास CSS होती है HTML पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और तीसरा हो गया एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS की आपको अलग से CSS की फाइल बनानी पड़ेगी और यहाँ पे एक लिंक देना पड़ेगा उसे एक्सेस करने के लिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है फीचर्स ऑफ CSS। अभी सारी थ्योरी है, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ CSS से, है ना। फीचर्स ऑफ CSS, CSS के क्या क्या फीचर्स हैं। CSS का उपयोग वेब डिजाइनिंग के लिए किया जाता है। पहला फीचर क्या है, CSS का उपयोग वेब डिजाइनिंग के लिए किया जाता है। यह लैंग्वेज स्टाइल जैसे कि टेक्स्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल, कॉलम साइज लेआउट, बैकग्राउंड कलर और इमेज को कंट्रोल करती है। ठीक है। तो ये जो हमारी लैंग्वेज है, इन सारी कलर हो, चाहे फॉन्ट हो, चाहे कॉलम साइज लेआउट हो, चाहे बैकग्राउंड हो, चाहे इमेज हो, इन सबको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। यह लैंग्वेज HTML के डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करती है, तो HTML के जो डॉक्यूमेंट है उन्हें भी कंट्रोल करती है। यह जावास्क्रिप्ट और PHP जैसी भाषाओं को समझने में मदद करती है। तो PHP क्या होती है आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे, 5th सेम में होगा आपकी, तो वहाँ पे आप लोग PHP को पढ़ेंगे। ठीक है। इस भाषा को मेंटेन करना बहुत ही आसान होता है, तो ये सीखना भी आसान है, तो इसे मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। यह एक सरल भाषा है जिसे सीखना और समझना आसान है। ये क्या है, इसके फीचर्स हैं किसके, CSS के। बहुत ईजी लैंग्वेज में आप लोगों को इसे बार बार रिवाइज करना है, बस चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ CSS। क्या आ जाता है, एप्लीकेशन ऑफ CSS। तो एप्लीकेशन क्या क्या है इसके। CSS का उपयोग वेबसाइट के एलिमेंट को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। इस भाषा का उपयोग एनिमेशन बनाने के लिए किया जाता है। यह भाषा वेब पेज पर इफेक्ट ऐड करने में मदद करती है। मैंने मतलब एक तरह जैसे ओवरव्यू दिया है, यहाँ पे पॉइंट वाइज सब कुछ है, बस आपको कहानी मतलब स्टोरी कंटेंट लिखना आना चाहिए बस, वरना तो मैंने सबको एक ओवरव्यू दे ही दिया है। तो जब चीज़ आपको एग्जाम में चीज़ें याद नहीं आती है तो जो चीज़ मैंने आपको बताया है वहाँ से कॉन्सेप्ट को समझो और अपने अकॉर्डिंग बना के लिख सकते हो। ठीक है। तो इस भाषा का उपयोग HTML के साथ डायनेमिक वेब टेम्पलेट डिजाइन करने के लिए किया जाता है। मतलब टेम्पलेट बहुत ही अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं इसके हेल्प से, मतलब अट्रैक्टिव यही देती है, अट्रैक्शन यही देती है, तो इसके हेल्प से डिजाइन बहुत अच्छे से हम कर ही सकते हैं। इस भाषा का उपयोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो यहाँ पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर यूजर एक्सपीरियंस को इंक्रीज करने के लिए, यूजर एक्सपीरियंस मतलब कि यूजर को कोई दिक्कत ना हो चीज़ों को एक्सेस करने के लिए, तो उनके एक्सपीरियंस को इंक्रीज करने के लिए इस भाषा का उपयोग किया जाता है। यह भाषा इमेज को एडिट और अपडेट करने में मदद करती है। यह भाषा वेबसाइट को मेंटेन और मैनेज करके रखती है। यह वेबसाइट को लुक को परिभाषित मतलब डिफाइन करने में मदद करती है। एक तरह से देखो सारे पॉइंट यहाँ पे समझ में आ गए। यह भाषा डिवाइसेस के लिए मटेरियल को ऑप्टिमाइज करती है। तो यहाँ पे देखो इसके जो एप्लीकेशन है, हमारे पास 9 एप्लीकेशन है। आप यहाँ पे 5 एप्लीकेशन बहुत है, मोर देन सफिशियंट है। यहाँ पे 5 यहाँ पे एप्लीकेशन भी आपके अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। आपसे पूछा डायरेक्ट इस तरह से जा सकता है कि CSS क्या होती है, उसकी एप्लीकेशन बताओ, है ना। तो आपको इस तरह से कुछ डिफाइन हो करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब CSS के क्या एडवांटेज है हमारे पास और क्या डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज में आपको पता ही, सब कुछ आपको पता चल ही गया है। यह भाषा वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव करती है। सबसे बेहतरीन एडवांटेज, सबसे पहले एडवांटेज है इस भाषा में पूरी वेबसाइट को मॉडिफाई करने के लिए केवल एक CSS फाइल को मॉडिफाई करना पड़ता है, जिससे काफ़ी समय बचता है। सिंपल है। यह भाषा वेबसाइट डेवलप करने में मदद करती है। यह कम जटिल कॉम्प्लेक्स भाषा है, मतलब कि बहुत ही आसान भाषा है। यह इस भाषा में ऑनलाइन पेज को कस्टमाइज करना बहुत ही आसान होता है। यह भाषा फाइल के साइज को भी कम करती है। तो ये इसके क्या है, एडवांटेज है, बेनिफिट हैं किसके, CSS के। अब जिसके बेनिफिट होते हैं उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज के बारे में समझते हैं। तो डिसएडवांटेज अगर बात करें तो इस भाषा में डेवलपर्स को ब्राउजर में प्रोग्राम रन करने के लिए रनिंग टेस्ट करना पड़ता है। अब मतलब बार बार हम रिफ्रेश करके चेक करते रहते हैं। कभी हमारे ड्यू टैग आगे चला जाता है, मतलब जो बॉक्स बने हैं वो अलग अलग ड्यू टैग के अंदर ही बनाते हैं, तो कभी ड्यू टैग हमारा इधर चला जाता है, कभी उधर, तो उसे मैनेज करने में बहुत सारी दिक्कत होती है ना। तो ये क्या है कि डेवलपर्स को मतलब कि प्रोग्राम रन करने के लिए रनिंग टेस्ट करना पड़ता है, इसके लिए बार बार। इस भाषा में सिक्योरिटी की कमी देखने के लिए मिलती है, मतलब इसमें सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा लेस है, तो इसमें सिक्योरिटी की कमी देखने के लिए मिलती है, तो ये भी इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इस भाषा के लिए
भाषा के अलग अलग लेवल जैसे कि CSS2, CSS3 होते हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है। मतलब इसके वर्जन्स हैं, इन प्रेजेंट बहुत सारे वर्जन्स अपडेट होते जा रहे हैं डेली, तो आप वर्जन के अकॉर्डिंग जो भी है तो थोड़ा समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। यह भाषा सभी तरह के स्टाइल सीट को सपोर्ट नहीं करता है, मतलब जितने भी इसके स्टाइल सीट हैं सबको सपोर्ट नहीं करता, तो ये सारे इसके क्या है डिसएडवांटेज। बहुत ईजी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है, इस सबको इंग्लिश में भी आप लोग समझ सकते हैं। तो मैंने बहुत बच्चों को डिफिकल्टी हो रही है तो मैंने हिंदी यहाँ पे लेकर आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पे जो टेक्निकल वर्ड है वो टेक्निकल वर्ड ही है, लेकिन आपको आगे चल के इंग्लिश में ध्यान फोकस करना पड़ेगा। तो इसके एडवांटेज हो गए, डिसएडवांटेज हो गए। और यहाँ पे जो एक लास्ट पॉइंट आ जाता है हमारा इस लेक्चर का, वो है डिफरेंस बिटवीन CSS एंड HTML। तो आपसे भी सर आपके वाइवा में पूछ लिया जाता है कि CSS और HTML में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले इन दोनों का आप लोग क्या करना है, फुल फॉर्म लिख देना है कि CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और जो HTML का है इसका पूरा नाम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और सब सारे स्टूडेंट की पहली पसंद यही होती है, तो सबसे जब डिफरेंस लिखते हैं अपने वाइवा में, वो उसमें इंटरनल एग्जाम में मतलब जब भी अपने पेज में लिखते हैं इन दोनों के बारे में डिफरेंस, तो यहाँ पर सबसे पहले जो पहली पसंद है दोनों को फुल फॉर्म लिख देना है ना। उसके बाद होता है यह एक स्टाइल शीट भाषा है जिसका उपयोग वेब पेज को स्टाइल करने के लिए किया जाता है CSS में। और HTML क्या है, यह एक मार्कअप भाषा है जिसका मार्कअप लैंग्वेज है जिसका उपयोग वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। अब CSS की अगर बात करें तो इस भाषा में सिलेक्टर और डिक्लेरेशन ब्लॉक होते हैं। मतलब कि सिलेक्टर का मतलब क्या होता है, अलग अलग टैगों को आपको डिजाइन करना है तो उन्हें सेलेक्ट करना होगा, तो उसके लिए अलग अलग हमारे पास सिलेक्टर भी होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आने वाले पार्ट में। तो इस यहाँ पे क्या हो, अलग अलग सिलेक्टर होते हैं और इस भाषा में टैग होते हैं। तो CSS के अंदर क्या होता है, सिलेक्टर होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, टैग होते हैं। इस भाषा के 3 प्रकार होते हैं, CSS के 3 टाइप होते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, और इस भाषा के कोई प्रकार नहीं होते। यूजर HTML डॉक्यूमेंट के अंदर CSS का उपयोग करता है और यूजर CSS सीट के अंदर HTML का उपयोग नहीं कर सकता। इस तरह से यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं। इस भाषा का उपयोग प्रेजेंटेशन और विजुअलाइजेशन के लिए किया जाता है, और यहाँ पे इस भाषा का उपयोग प्रेजेंटेशन और विजुअलाइजेशन के लिए नहीं किया जाता है। HTML की तुलना में CSS ज़्यादा मात्रा में बैकअप को सपोर्ट करती है और यह भाषा कम बैकअप को सपोर्ट करती है। तो एक तरह से देखें तो यहाँ पे पॉइंट वाइज आप लोग 5 पॉइंट जितने भी हैं CSS और HTML पे क्या क्या जो डिफरेंस है वो आप लोग अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर जो भी CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जो मतलब एक ओवरव्यू अगर CSS का हम समझें कि किस तरह से रियल में CSS है क्या, किस तरह से HTML के अंदर इंप्लीमेंट होती है, तो हम लोगों ने 3 तरह से पढ़ लिया किस तरह से HTML के अंदर इंप्लीमेंट होती है। बेनिफिट्स भी समझ लिए, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी समझ लिए, एप्लीकेशन भी समझ लिए, मतलब जितना वो एक तरह से इंट्रोडक्शन पार्ट था हम लोगों ने CSS के बारे में समझ लिया है। अब यहाँ पे ये था हमारा पार्ट 1, इसके बाद हम लोग हमारे पास पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। मतलब जब तक इसका जो पूरा टॉपिक कब कंप्लीट नहीं हो जाता है, तो इस तरह पार्ट वाइज मैं इसे क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। तो आप पार्ट वाइज सारे लेक्चर आप प्लेलिस्ट को एक तरह से फॉलो करें तो बहुत ही अच्छा होगा, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे समझ में आएंगी। और एग्जाम की टेंशन मत रहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट यहाँ पे आपके यहीं से आएंगे एग्जाम में भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अभी हमारा यूनिट 3 आज से स्टार्ट हो चुका है, तो यूनिट 2 अभी यूनिट 1 जिन्हें हम लोगों ने फॉलो नहीं किया तो उसे ज़रूर फॉलो करें, और एक ऑर्डर में सारी चीज़ें पढ़ें तो सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आई होंगी। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ इस प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना रखिए बहुत सारा ध्यान।